नमस्कार, करियर लॉन्चर के वीकली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सागर हमेशा की तरह कुछ नई खबरें आपके लिए लेके आई हूँ, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। अभी जो एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक नई एक खोज हुई है पनिनी कोड, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद विल मूव ऑन टू वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक का अभी एक रिपोर्ट आया है अबाउट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो कि साउथ एशिया में एक बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। इंडिया को उसमें क्या सब चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बातें की गई है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद सूर्य किरण 16th एडिशन ऑफ सूर्य किरण अभी शुरू हुआ है दिसंबर 16 से, तो उसके बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे। चलिए, पहला हमारा जो न्यूज़ है वो है पनिनी कोड के बारे में। पनिनी कोड जो कि 2500 साल पहले इंडिया में आया था, जिसको कह सकते हो कि एक बहुत ही पुरानी पहेली जो है वो सुलझ गई है। क्या है वो पुरानी पहेली, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या बदलाव हुए। एक PhD स्टूडेंट है, आप कह सकते हो कि उसी की देन है, उसी का कंट्रीब्यूशन है। PhD स्टूडेंट ऋषि राज पोपट, इन्होंने इस पनिनी कोड को सॉल्व किया है। और जो थीसिस उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने पनिनी कोड के ऊपर काम किया, उस थीसिस का नाम है इन पानिनी वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन दी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पन्नी की किताब का नाम है, और ये ओल्ड ग्रामरियन हैं जिन्होंने पहली बारी किसी ग्रामर को लिखा, या जो आज जो हमारे पास जो भी भाषाएं हैं, संस्कृत है या उसे और भी जो भाषाएं डिराइव हुई हैं, जो मिली हैं, वो इन्हीं की बदौलत हमें मिली है। इस थीसिस को ऋषि राज पोपट ने इन्होंने सबमिट किया। इस थीसिस में इन्होंने जो प्रॉब्लम आती है पनिनी कोड में, या पनिनी की जो संस्कृत लिखा हुआ है अष्टाध्यायी में, उसको डीकोड करने में जो प्रॉब्लम आती है, उसके लिए एक एल्गोरिदम तैयार किया है। जो एल्गोरिदम जो हमारी पहले से जो इनकरेक्ट ट्रांसलेशन की जो इश्यूज होती थी, उसको सॉल्व करने का काम किया है। इट वॉज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर द संस्कृत स्कॉलर्स फॉर सेंचुरीज। इसका मतलब कि कई सालों से, या आप कह सकते हो कि जब भाषाएं आई, जब भाषाओं को डिकोड किया, तब से कहीं ना कहीं उन ग्रामर्स को या उन भाषाओं को अनुवाद करने में, ट्रांसलेट करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता था, मतलब कि गलत मतलब भी निकाला जा सकता था। इसके लिए ऋषि राज पोपट का जो ये कदम है, ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि काफ़ी काबिले तारीफ़ है। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने क्या काम किया है। सबसे पहले जो ये पनिनी का जो कोड है, वो किस तरीके से काम करता है, वो एक एल्गोरिथम के तरीके से काम करता है। इसने क्या किया, इस थीसिस में इसने रिजेक्ट कर दिया जो हमारा ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन होता था। एक मेटा रूल यूज़ करते थे, उस मेटा रूल के तहत जो इंटरप्रिटेशन होती थी किसी भी शब्दों की, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। वो मेटा रूल क्या था, जैसे कि यदि किसी भी जो भी लाइन से अगर उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, हर एक स्टेटमेंट का कुछ रूल्स बनाया गया है। क्या होता था कि जो एल्गोरिथम 1 बाय 1 स्टेप काम करता है, 1 स्टेप देन अनदर स्टेप। इसमें अगर पहला स्टेप ट्रांसलेट हो गया और उसका मीनिंग जो होना चाहिए था वो नहीं भी है, अगर वो ट्रांसलेट हो चुका है, तो उसी मतलब को ही ट्रांसलेशन में माना जाएगा। हो सकता है कि वो जो ट्रांसलेटेड मीनिंग है वो गलत भी हो। इस तरीके का जो फंक्शनिंग था, उसको मेटा रूल बोला जाता है। मेटा रूल में ये होता था कि जो पहले आया वो करेक्ट है। उस मेटा रूल को इन्होंने खारिज कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने आर्ग्यू भी दिया है कि पनिनी का मतलब क्या था। पनिनी का मतलब ये था कि उस रूल को अप्लाई करो, बेसिकली रूल्स एप्लीकेबल टू दी लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ वर्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब जो भी शब्दों के लेफ्ट और राइट साइड में जो भी वर्ड्स हैं, उनको फॉलो करने का उनका पाणिनि का मतलब था कि उस रूल को आप फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ उनका ये भी मतलब था कि इंटरप्रेटर, मतलब जो भी उस वर्ड को उसका मतलब निकाल रहा है या उसका इंटरप्रिटेशन दे रहा है, इंटरप्रेटर को चूज़ करना था जो कि उस रूल को वो अप्लाई करे, जो कि राइट हैंड साइड में लगाया जा सके, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द वर्ड। रूल तभी काम करेगा करेक्टली जब आप उसको राइट हैंड साइड ऑफ द वर्ड आप अप्लाई करते हो। इस चीज़ को ऋषि राज पोपट ने अपनी थीसिस में लिखा, और इससे ये है कि हमें अब आने वाले समय में जो मीनिंग है वो डी मीन ना मिले। चलिए, पनिनी के बारे में अगर हम बात करें, तो एक फेमस संस्कृत स्कॉलर थे, रहे हैं, फिलोजिस्ट थे, ग्रामरियन भी रहे हैं। इसके साथ साथ ये तकरीबन 5th सेंचुरी BCE में भारत का हिस्सा रहे, और इसके साथ साथ उनका फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट भी उनको माना जाता है। मतलब लिंग्विस्ट इसलिए क्योंकि इन्होंने भाषाओं का हम कह सकते हैं कि भाषा इन्हीं की वजह से आई है। भाषाओं का उत्थान किया। इसके साथ साथ जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो उनको फादर ऑफ लिंग्विस्ट
मानते हैं या समझते हैं। वाई फादर ऑफ लिंग्विस्ट कहते हैं कि पनिनी के अष्टाध्यायी की वजह से ही आज जो भाषाएं हम बोल रहे हैं उनका जन्म हुआ है। अब पनिनी है तो उनके काम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो उनका काम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम था पनिनी का। इसके साथ साथ ये ग्रामर है जो कि एंशिएंट लैंग्वेज, जो हमारी जो प्राचीन भाषा थी संस्कृत, उसको ये व्याख्या देता है, मतलब उसको डिफाइन करता है। अब संस्कृत एक भाषा है, उस भाषा में कई सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्दों से वो भाषा बनी है, उसकी एक लिपि है। अब हर एक शब्द का क्या अर्थ है वो अष्टाध्यायी में मेंशन है। ये 3959 सूत्रों से बना हुआ है जो कि 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और ये 8 चैप्टर्स 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। मतलब उसके 4 खंड हैं, 8 अध्याय हैं, और उन 8 अध्यायों में तकरीबन 3959 सूत्रास हैं। इसके साथ साथ ये एक प्रिस्क्रिप्टिव और जनरेटिव ग्रामर है जिसमें एल्जेब्रिक रूल्स भी शामिल हैं। मतलब तभी तो इसको एल्गोरिथम बनाया गया, क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक रूल्स, अब ये सिर्फ एक भाषा नहीं था, इस भाषा के साथ साथ पूरा एक रूल था एल्जेब्रा, जो कि मैथमेटिक्स का हिस्सा होता है, जो आप हर एक स्टेप वाइज ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ साथ अष्टाध्यायी में जो रूल्स हैं वो एक एल्गोरिथम की तरह फंक्शन करते हैं। और ये कैसे कहाँ पर इसका फंक्शन होता है, तो भाषाओं के अनुवाद में इसका फंक्शन किया जाता है। इसके साथ साथ जो भाषाएं हैं, जो एल्गोरिथम है, उसमें बेस और सफिक्स, किसी भी शब्द का बेस और उसका सफिक्स मतलब उसमें कुछ जोड़ा गया हो, वो दिए जाते हैं, वो प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ साथ जो एल्गोरिथम है वो ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड्स में उन शब्दों को कन्वर्ट कर देता है। कोई भी शब्द है, फ्रेजेस हैं या सेंटेंसेस हैं, इनको ट्रांसलेट करने का काम किया जाता है। और यहीं पे मेटा रूल अप्लाई होता था कि अगर जैसे जो रूल है वो क्या है कि हर एक शब्द के राइट हैंड साइड पे ही वो रूल अप्लाई होगा। पहले क्या था कि जहाँ पे भी हमें जगह मिलती थी हम उस रूल को अप्लाई करते थे, इसमें जो मतलब था वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता था, क्योंकि मेटा रूल के हिसाब से जो भी पहले ट्रांसलेट हुआ है वही मतलब हमें समझा जाएगा। इस वजह से बहुत बार गलत भी ट्रांसलेशंस हो जाती थी। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि हमारी जो धरोहर है, अब उसको सही मतलब में समझने का हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है बिकॉज ऑफ राज पोपट, जिन्होंने अपने पीएचडी थीसिस में इस पे काम किया। सो ये इस न्यूज़ में बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ल्ड बैंक। जो मैं बता रही थी कि वर्ल्ड बैंक ने अभी एयर पोल्यूशन के बारे में बात की है, जिसमें इंडिया का महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि पहले तो हम इसके बारे में ये चर्चा करेंगे कि आखिर इसका थीम क्या है। तो थीम क्या है? कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट्स अक्रॉस साउथ एशिया। अब देखो साउथ एशिया, अगर आपको याद हो पिछले साल की ही बात है, आईपीसीसी रिपोर्ट में ये आया कि आने वाले समय में साउथ एशिया बहुत ज़्यादा हावी होगा एयर पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब एयर पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग, वैसे एयर पोल्यूशन की बात करें इस वजह से ही टेम्परेचर बढ़ता है, ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कारक है या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो अभी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया को कुछ तो काम करना चाहिए ताकि जो साउथ एशिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कर्ब कर सके, क्योंकि इंडिया पे भी इसके काफ़ी असर देखने को मिल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने एम्फसाइज किया है या बल दिया है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए जिससे कि वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके, एयर पोल्यूशन की मात्रा को कम कर सके। अगर हम इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बारे में या उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करें, सो तकरीबन 6 मेजर एयर शेड्स ढूंढे गए हैं साउथ एशिया में। एयर शेड्स मतलब ये वो जगह होती हैं जहाँ पे एयर पोल्यूटेंट ज़्यादा उत्सर्जित होता है, एयर शेड। सो 6 एयर शेड पूरे साउथ एशिया में पाए गए हैं। क्या क्या है वो? पहला है वेस्ट सेंट्रल इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब ये इंडो गैंजेटिक प्लेन कहाँ है? ये तो हमारे इंडिया में ही है ना, ये तो इंडिया का ही हिस्सा है। तो वेस्ट और सेंट्रल इंडो गैंजेटिक प्लेन जिसमें पंजाब है पाकिस्तान वाला, इसके साथ पंजाब इंडिया वाला, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इसके अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। सो ये इंडो मतलब इंडस रिवर और गंगा दोनों के ही प्लेन में है। इसके साथ साथ सेंट्रल ईस्टर्न इंडो गैंजेटिक प्लेन, जहाँ पर जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड एंड बांग्लादेश एज वेल, क्योंकि ये भी गंगा प्लेन का हिस्सा है। फिर मिडिल इंडिया, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। इसके साथ साथ नॉर्दर्न सेंट्रल इंडस रिवर प्लेन जिसमें पाकिस्तान और सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा है।
सिक्स्थ है सदर्न इंडस प्लेन एंड फर्दर वेस्ट, जिसमें साउथ पाकिस्तान, इसके साथ साथ वेस्टर्न अफगानिस्तान और एक्सटेंडिंग इनटू ईस्टर्न ईरान, मतलब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सफरर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एयर शेड्स पाई गई हैं, मतलब ये वो एरियाज हैं, जो भी जोन्स हैं, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर एयर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा उत्सर्जित होते हैं। इसके साथ साथ इंडिया में 6 एयर शेड्स, जो अभी हमने डिस्कस किया, इंडिया में 6 एयर शेड्स पाए गए हैं और इनमें से तो कुछ ऐसे हैं या जो कि जो हमारी कंट्री शेयर करती है किसे? पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब जो हमने जोन्स देखे हैं उन जोन्स में जो हमारी कंट्री है इंडिया है वो उन एयर शेड्स को पाकिस्तान और बांग्लादेश से शेयर कर रही है। सो इन सभी एयर शेड्स के बीच एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो मूव होता रहता है, क्योंकि अगर हम गैंजेटिक प्लेन्स या इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात करें, सो ये क्या है? मतलब ये उन प्लेन्स में है जहाँ पर ये रिवर बेसिन्स है या उसके बेसिन के आसपास के इलाके हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई एयर पॉल्यूटेंट वहाँ पर उत्सर्जित हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हीकल, बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ वुड या पॉल्यूटेंट ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, सो ये क्या होता है, ये जब ऊपर हवा में जाती है, एनवायरनमेंट में जाती है, सो ये एक तरीके से ये एक तरीके से क्या करती है, एक ब्लैंकेट की तरह बन जाती है, जिससे जो रेडिएशन है सनलाइट का वो वापस नहीं जा पाता है। और खास करके जो प्लेन एरियाज हैं, जो खुले मैदान होते हैं, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाती है। सो ये वहाँ के सराउंडिंग में ये वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ाती है और वहाँ पे और भी पोल्यूटेंट्स को कहीं ना कहीं उत्सर्जित होने में मदद भी करती है। तो ये काफ़ी एक चिंता का विषय रहा है। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ये काम कर सकती हैं पर्टिकुलेट मैटर मतलब जो भी एफ्लुएंट्स होते हैं, जो जलने के बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं वो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जैसे एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हो गई, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पॉलिसी हो गई, सो उन पॉलिसीज़ पे गवर्नमेंट काम कर सकती है ताकि एयर पॉल्यूटेंट्स को कम कर सके। इसके साथ साथ रिडक्शन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द टेरिटरीज स्पैनिंग द एयर शेड्स इंप्लीमेंट कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज, मतलब जो एयर शेड्स फाइंड हुई हैं, जो एयर शेड्स खोजा गया, सो उन एयर शेड्स में भी इन पॉल्यूटेंट्स को कम करने का भी कुछ पॉलिसीज बनाया जा सकता है। कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज मतलब सभी कंट्रीज मिल करके कुछ पॉलिसीज बना सकती है। इसके साथ जब विंड मूवमेंट होती है या विंड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होता है, सो इसे 30% जो एयर पॉल्यूटेंट है वो इंडियन पंजाब में आते हैं, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से। सो ये क्यों है? क्योंकि विंड मूवमेंट या विंड का जो डायरेक्शन है वो कैसे है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट, और जो पंजाब है पाकिस्तान का वो नॉर्थ वेस्ट में है, जो इंडिया का पंजाब है वो साउथ ईस्ट में है। सो बिकॉज ऑफ दिस विंड मूवमेंट क्या हो रहा है कि वहाँ का पॉल्यूटेंट, मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब का पॉल्यूटेंट, वो धीरे धीरे हवा के साथ इंडिया वाले पंजाब में आ जाता है। इसके साथ कंट्रीज़ को चाहिए कि वो कुछ इंटरडिपेंडेंसी इन एयर क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करें। वाटरशेड जो कि इंडिया जो साउथ एशिया का जो वाटरशेड है वहाँ पे इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें, इंटरडिपेंडेंसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें, और इसके साथ साथ कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को भी लेकर के आए, कोऑर्डिनेटेड वे में इसके ऊपर काम करें। सो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें बात की गई है इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, जिसपे जितने भी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इन सबको मिल करके काम करके ही इस एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सूर्य किरण 16th एडिशन। सूर्य किरण एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अभी हाल ही में इसका 16th एडिशन शुरू हुआ है, जो कि दिसंबर 16 से लेकर के 29 ऑफ दिसंबर तक चलेगा। इस बार जो एडिशन है 16th एडिशन वो नेपाल में मनाया जा रहा है। कहाँ पर? आर्मी बैटल स्कूल इन नेपाल, सलझंडी। ओके, सो सलझंडी में एक आर्मी बैटल स्कूल है वहाँ, जहाँ पर इस सूर्य किरण 16th एडिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है या उसकी शुरुआत की गई है। अगर हम सूर्य किरण एक्सरसाइज की बात करें, सो ये एक मिलिट्री ड्रिल है या मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और इस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइजेज या मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइजेज हर कंट्रीज आपस में करती हैं ताकि उनका आपस में मेल जोल बढ़ता रहे और नई नई टेक्निक्स वो एक दूसरे से सीखते रहे। सो ये एक्सरसाइज सूर्य किरण एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। इसके साथ साथ जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है इंटरऑपरेबिलिटी और शेयरिंग एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना, आपस में बढ़ाना, और बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशंस को भी बढ़ाना। सो
जो काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशंस होती हैं उसमें ये एक दूसरे की मदद कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, जो भी टेक्निक्स एक दूसरे को पता है। इसके साथ साथ इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब कभी नेपाल किसी ऐसे जोन में है जहाँ पर इंडिया को उसकी मदद चाहिए डिफेंस वे में, सो वो इंडिया से मदद ले सकता है। सेम वाइस वर्सा सिचुएशन हम देख सकते हैं कि नेपाल भी इंडिया की मदद कर सकता है। सो ये क्या हुआ, इंटर ऑपरेशन, इंटर ऑपरेबिलिटी एंड ऑल्सो शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब जो हमारे आर्मी या बैटल फील्ड में जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमने किस तरीके से वेपन्स को यूज़ किया या कौन से वेपन्स हमारे पास हैं या कौन सी टेक्निक्स हमारे पास है, या सेम वे नेपाल के साथ भी हम देख सकते हैं। सो ये क्या करेंगे, आपस में इसको शेयर करेंगे इन एक्सपीरियंसेस को। इसके साथ साथ जो इनॉग्रल एडिशन है इस बायलैटरल एक्सरसाइज का, दैट हैज़ बीन हेल्ड इन मिजोरम इन 2011, मतलब यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है, इनॉग्रेशन हुआ था मिजोरम 2011 में। इसके साथ साथ उसके मतलब 2011 से ही ये हर साल इसको दोनों ही देशों के द्वारा मनाया जाता है, या आप कह सकते हैं दोनों ही देश इसमें इसको ड्रिल करते हैं। जो इसका लास्ट एडिशन था ये पिथौरागढ़ में किया गया था, जो कि उत्तराखंड में है। सो ये मतलब जो लास्ट एडिशन था 15th वो इंडिया में हुआ, नाउ 16th अब नेपाल में हो रहा है। इसके साथ क्योंकि ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, सो इससे क्या होगा, एक ये बायलैटरल एक्सरसाइज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसमें, टू बूस्ट दी टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरऑपरेबिलिटी, हम शेयरिंग एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं नई नई चीज़ें सीखने में। सो ये हमारे जो रिलेशनशिप है उसको बूस्ट कर रहा है दोनों ही कंट्रीज़ को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर भी है। काफ़ी सारे स्टेट्स हमारे उससे टच होते हैं और कहा जाता है कि नेपाल और इंडिया का रोटी बेटी का रिलेशन है। इसके साथ इस बायलैटरल एक्सरसाइज से एक म्यूचुअल कोऑपरेशन भी क्रिएट होता है, या म्यूचुअल कोऑपरेशन भी बनता है या इम्प्रूव होता है बिटवीन बोथ द आर्मीज़, और इसके साथ साथ हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो भी स्ट्रेंथन होते हैं या मजबूत होते हैं। सो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हो गए। पहला तो बीइंग अ नेबर, हम एक दूसरे के साथ हैं, हम डिप्लोमेटिकली भी एक दूसरे के साथ हैं, उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने जो टाइज़ है उसको बूस्टअप कर रहे हैं, हम मिलिटरीली एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, जिससे आगे चल के हमारे जो रिलेशन है वो और मजबूत हो, प्रखर हो। सो आज के लिए या इस हफ्ते में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।